सो दोस्तों आज की डेट है 24 अक्टूबर और आज से आपके सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के पहले पेपर को दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग को बचे हैं एग्जैक्टली 15 डेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, 16th डे की सुबह एक अलग सुबह होगी। 9th नवंबर 2019 होगा वो डेट और उस दिन आपको देने जाना है आपके सीए फाउंडेशन की एग्जाम का। हाँ दोस्तों, वो एग्जाम जिसके लिए आप कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, उस एग्जाम का पहला पेपर आप देने जाएंगे, पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे सीजन नंबर 1 का एपिसोड नंबर 5। लेट अस स्टार्ट। So guys, this is the 5th episode of our web series and I'm sure, मैं बिलीव करता हूं कि ये वेब सीरीज का आपको सर्टनली फायदा हो रहा होगा। पिछले एपिसोड से 4th एपिसोड से हम हमारे साथ जो बास्केट लेके आए थे उसमें हम कितने मार्क्स ऐड कर चुके हैं, एक बार काउंट करते हैं। लेट्स काउंट द ओपनिंग स्टॉक। ओ माय गॉड, ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हर जगह स्टॉक ही दिखाई दे रहा है। सो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे मार्क्स का उस बास्केट में, देखते हैं दोस्तों एक बार। सो एपिसोड नंबर 2 में हमने ऐड किए थे 10 मार्क्स। एपिसोड नंबर 3 कंसाइनमेंट में हमने ऐड किए थे और 10 मार्क्स। एपिसोड नंबर 4 में मैंने आपसे कहा था कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि सर्टनली आपके एग्जाम में नवंबर 2019 एग्जाम में एक क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे 10 मार्क्स का जरूर आएगा। सो और 10 मार्क्स हमने ऐड किए थे। तो दोस्तों हम हमारे बास्केट में ऐड कर चुके हैं टोटल 30 मार्क्स। और आज का ये जो है हमारा एपिसोड नंबर 5, यहां पे जो हम देख रहे हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें देखना है। यस, समय की रिस्ट्रिक्शन हमारे पास है तो देखते हैं हम कितना रिवाइज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिमम रिवीजन लेने की, लेकिन कहीं पे भी मैं ये वेब सीरीज का ड्यूरेशन, हर एपिसोड का ड्यूरेशन को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहता हूं ताकि आपको सेल्फ स्टडी को टाइम मिले। करेक्ट। सो देखते हैं आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होगा, कैसे बढ़ेंगे हम आगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले आज हम यहां स्टार्ट करेंगे बाय understanding inventory. Understanding inventory means what? Recognition. We will understand what is an inventory. किसे inventory कहते हैं वो हम यहां देखेंगे briefly. Then ये सब होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे valuation principles पे। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में बात करता हूं तो दोस्तों ये होता है पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ मेजरमेंट। We'll understand inventory, we'll understand the valuation principle, we will see in brief how and what is inventory or stock management. Who is a storekeeper, what is a bin card, What's a store ledger, what are the various methods, ये चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट में। उसके बाद नंबर 4 पे हम यहाँ देखेंगे valuation methods. What are the various methods of valuation of inventory? And the last thing what we will see in this video today is physical stock taking and inventory reconciliation. Physical stock taking and inventory reconciliation. In this part we are going to see some special adjustments. कुछ special adjustments को हम यहाँ करेंगे cover. Special adjustments like consignment stock, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। और हम यहां पे देखेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। सो इस स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ये है आज का हमारा एपिसोड नंबर 5 का टेबल ऑफ कंटेंट। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इन्वेंट्री। वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये ब्रॉडली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड टॉपिक है जिसपे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यस गाइस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2।
but really speaking entire AS is nowhere directly given to your syllabus, but indirectly it has formed part like a topic over here. What do you mean by inventory? क्या मतलब होता है inventory का? Understand. Inventory means number one, goods held for sale in the ordinary course of business. Goods held for sale in the ordinary कोर्स ऑफ बिजनेस. मैं यहां पे लिखते समय शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा. आप जो गुड्स खरीदते हैं क्योंकि आगे आपको उसे बेचना है, उसे आप कहते हैं इन्वेंट्री. बेस्ट थिंग टू मेंशन इज फिनिश्ड गुड्स. इफ यू आर अ ट्रेडर, तो आप जो गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, वो है आपकी इन्वेंट्री. इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और rendering services. In the process of production, what do you mean by that? What do you produce? You produce finished goods. So finished goods बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो आपको जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, और वो फिनिश गुड जब तक पूरा नहीं बनता तो वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस. सो ये भी आपकी इन्वेंट्री में ही काउंट होगा. इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज. इफ यू आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री, लाइक आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, सो व्हेन आई एम अ टीचर, इन ऑर्डर टू रेंडर माय सर्विसेज आई नीड टू मेंटेन inventory stock of certain goods. Like I need to maintain inventory of the batteries for the microphone. I need to maintain, when if I talk about my academy, Zaurez Academy, we need to maintain inventory of the ink, the marker pens, the dusters, and so many other things. They are all our part of inventory. Number 3 is stores, spares, consumables, etc. Stores, spares, consumables means what? Now for a Domino's pizza, a pizza which is their finished good, it is their inventory. In order to produce that finished good pizza, वो काफी चीजों का स्टॉक मेंटेन करते हैं, टॉपिंग्स का, चीज का, डो का, ये सारी चीजों का, ये भी उनकी इन्वेंट्री है. लेकिन वो पिज्जा को जिसमें पैक किया जाता है, कार्टन बॉक्स, ये उनका कंज्यूमेबल है, ये भी उनकी इन्वेंट्री है. वो पिज्जा जिस पॉली बैग में दिया जाता है, जिसके साथ टिश्यू पेपर दिया जाता है, उसके साथ और चिली फ्लेक्स दिया जाता है, ये सब उनके इन्वेंट्री का पार्ट है. तो आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, इन्वेंट्री का मतलब है क्या. इंटेंशन देखना जरूरी है. इंटेंशन बहुत क्लियर है. इंटेंशन है कि आप उसे खरीद रहे हैं क्योंकि आपको उसे बेचना है. समथिंग विच इज परचेज विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल और सेल, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहां पे इन सभी चीजों का वैल्यूएशन देखना है, समझना है. वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट इज द वैल्यूएशन principle as per AS2? As per accounting standard 2, inventory, again I repeat, inventory includes all these things which we have seen just now. Inventory should be valued. Inventory should be valued at, very important word, lower of. Inventory should be valued at lower of two things. What are those two things? Either at cost price or at net realizable value or sales value. Now when you take sales value is considered in case of, सेल्स वैल्यू हम लेते हैं इन केस ऑफ अ ट्रेडर, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं हम इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. करेक्ट. सो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और सेल्स वैल्यू. अब आप कर सकते हैं एक सवाल कि सर ये लोअर ऑफ ही क्यों है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ये बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस. तो प्रूडेंस क्या कहते हैं? एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड, बट एंटिसिपेटेड गेन शुड नॉट बी अकाउंटेड. तो अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेंट्री की मार्केट प्राइस आपके कॉस्ट से भी कम है, तो आपको वैल्यूएशन करना चाहिए कौन सी प्राइस पे?
मार्केट प्राइस पे। अगर आपको लगता है कॉस्ट प्राइस कम है तो आपको वैल्यूएशन करना चाहिए कॉस्ट प्राइस पे, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अभी आपके सिलेबस में कवर नहीं है, लेकिन जब आप इंटर में आएंगे और अगर हम इंटर में वापस मिले तो हम आपको मैं जरूर पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, there is only one exception to this principle and that is stated in paragraph number 24 of accounting standard 2। इतना डिटेल जाने की अभी जरूरत नहीं है, बट एक चीज समझिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंटर में आएंगे जरूर, बेशक कुछ ही दिनों बाद आप इंटर में जरूर आएंगे, तो जब भी आप इंटर में आएंगे तो आप AS2 वापस पढ़ेंगे, ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पार्ट है ये, और जब आप वो पढ़ेंगे ध्यान रखना आपको पढ़ना है, एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल का, वैल्यूएशन प्रिंसिपल का, मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो लोअर है उस पे वैल्यूएशन नहीं होता है। ये है एक्सेप्शन स्टेटेड इन पैराग्राफ नंबर 24, बट अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा है व्हाट इज एन इन्वेंट्री, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरी चीज, व्हाट इज द इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे होता क्या है, जब भी हमारे कंपनी में किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रॉ मटेरियल आता है, तो ये रॉ मटेरियल आने के बाद ये रॉ मटेरियल को कहां खाली किया जाता है? कोई तो सिस्टम होगा जहां पे ये मैनेज किया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, द प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड, वेयर द रॉ मटेरियल इज केप्ट, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज अ स्टोर। इट इज ऑल्सो नोन एज वेयर हाउस। नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में इट इज नोन एज अ गोडाउन। सो यहां पे स्टोर को कौन मैनेज करता है? हु इज द पर्सन जो ये पूरे स्टोर का मैनेजमेंट करता है? दैट पर्सन इज नोन एज अ स्टोर कीपर। और ये जो स्टोर कीपर होता है ये अपने पास मेंटेन करता है एक लेजर, एंड दैट लेजर इज नोन एज स्टोर्स लेजर। सो ये जो स्टोर कीपर है इसका है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ध्यान रखना कि कंपनी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो जो रॉ मटेरियल जरूरत पड़ती है कंपनी को, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट शुड बी अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी विद हिम इन द स्टोर्स। और कोई भी इन्वेंट्री में ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा इन्वेंट्री आपने परचेज कर रखा है, सो दैट द कंपनीज फंड इज नॉट केप्ट आइडल। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये बहुत जरूरी है, स्टोर कीपर को ये ध्यान रखना कि स्टोर के अंदर इन्वेंट्री प्रॉपर रखी होनी चाहिए, उसका काउंटिंग होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, उसकी अपकीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे ना हो कि कोई पेरिशेबल स्टॉक हो तो वो स्पॉइल हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर स्टोर में स्पॉइल हो जाती है ना दोस्तों, तो भी कंपनी का लॉस होता है। ये चैप्टर का, ये कंसेप्ट का, ये वर्ड का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो अगर मैं बोलने जाऊं तो 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है ये वेब सीरीज को 60 मिनट्स में वाइंड अप करने की, इसीलिए मैं अभी स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड यहां बात करने वाला हूं। तो ये स्टोर कीपर जो मेंटेन करता है स्टोर लेजर, ये स्टोर लेजर पे है हमारे पास इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 जो है दैट इज द वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स, जो कि स्ट्रिक्टली हमारे एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बात हो जाएगी। व्हाट आर द वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स अवेलेबल विद अस? सो गाइस, अगर आप ये मेथड्स की एक समरी देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जरूर लेके आया हूं ये समरी। ये जो वैल्यूएशन मेथड्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। देयर आर 2 पार्ट्स। वन इज हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स, और दूसरा है नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स। सो हिस्टोरिकल मेथड्स में हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स अवेलेबल है? सो यहां पे हमें देखना है कुछ मेथड्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, सैम। weighted average method, WAM, and the last historical method is SIM, that is specific
आइडेंटिफिकेशन मेथड, करेक्ट। तो हिस्टोरिकल मेथड्स में ये सारी मेथड्स आपको देखना है। नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स की मैं अगर बात करूं तो यहां पे दो मेथड्स हमें देखना है, पढ़ना है, समझना है। एएसपी मतलब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम से ये मेथड जानी जाती है, दैट इज नोन एज रिटेल प्राइस मेथड। एवरेज सेलिंग प्राइस मेथड एंड द रिटेल प्राइस मेथड, और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस मेथड, और एक दूसरी मेथड है उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। वैसे इस मेथड पे कोई क्वेश्चन कवर नहीं है, बट स्टिल हम ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं ये सारे मेथड्स को यहाँ पे। सो दोस्तों, ये सारी मेथड्स आपके सिलेबस में कवर्ड है और इन सभी में किसी पे भी मेथड पे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन एनी मेथड। लेकिन मैं यहाँ पे इससे पहले कि ये मेथड डिस्कस करूँ, और जैसे आप देख रहे हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में दो ही चीजें बची है, वैल्यूएशन मेथड एंड फिजिकल स्टॉक टेकिंग एंड इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन। इससे पहले कि मैं ये दो पॉइंट्स डिस्कस करूं, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा है कि हर वीडियो में, हर एपिसोड में हम करते हैं एनालिसिस आईसीआई के पास्ट 3 एग्जाम पेपर्स का, और लास्ट 4 आरटीपीज का एनालिसिस करते हैं। और उन चारों आरटीपीज में से जो इमीडिएट लास्ट 2 आरटीपीज है, दैट इज मई 2019 और नवंबर 19 के आरटीपीज को हम करते हैं सॉल्व। सो दोस्तों, पहले हम करते हैं ये एनालिसिस और उसके बाद हम देखते हैं वो सारी मेथड्स, ताकि कुछ हमारा ब्रेन वॉशिंग को। गाइज, यहां पे हमारे पास आईसीआईसीए फाउंडेशन पेपर एनालिसिस करने के लिए एज ऑफ नाउ 3 पेपर्स अवेलेबल हैं, मई 2018, नवंबर 2018, मई 2019, और जो एग्जाम आप देने जाएंगे दैट इज नवंबर 2019 एग्जाम, करेक्ट। तो इसमें से पहले 3 पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको आपके लिए अगेन पूरा एनालिसिस लेके आया हूं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे आपको बताते हुए, सूचित करते हुए बड़ा ही दुख या खुशी, क्या पता नहीं, आप डिसाइड कर सकते हैं, हो रहा है कि मई 2018 और नवंबर 2018 की आईसीआई की एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसे अभी तक बाकी एपिसोड्स में मैंने उन चैप्टर्स के लिए सुपर कॉन्फिडेंटली आपसे कहा था कि क्वेश्चन शॉर्ट आएगा आपके नवंबर 2019 एग्जाम में, क्योंकि आप याद कीजिएगा हम यहां पे बनाते हैं एक क्वेश्चन मार्क कि हमारे पेपर में क्या आएगा। शायद उतना कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह पाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि आपके पेपर में जरूर आएगा, लेकिन आपके पेपर में किन किन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा इन माय लास्ट एपिसोड। मतलब इसके लिए आपको मेरे सारे एपिसोड्स देखना जरूरी है, और वैसे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मई 2019 में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन 6C इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछा है। दे हैव गिवन अ 5 मार्क क्वेश्चन ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड रिकंसिलिएशन। ना ही फीफो, ना ही लीफो, ना ही एवरेज मेथड, ना ही एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, घूम फिर के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा तो किस पे पूछा? ऑन बैकवर्ड रिकंसिलिएशन मेथड। क्या होता है बैकवर्ड रिकंसिलिएशन, मैं आपको बताऊंगा, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, करेक्ट। ये एनालिसिस आपके माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एनालिसिस ऑफ द आरटीपीज अवेलेबल विद अस। सो हमारे पास आरटीपीज अवेलेबल है मई 18 की, नवंबर 18 की, मई 2019 की, और लास्ट में है नवंबर 2019 की। सो माय डियर फ्रेंड्स, आरटीपी में इस पर्टिकुलर चैप्टर पे जो क्वेश्चन होता है दैट इज ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 6। RTPs आर वेरी स्टैटिक, क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द टॉपिक्स। आप देख रहे हैं अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स किए, हर एपिसोड में हमने RTP का एनालिसिस किया है, एंड द क्वेश्चन नंबर्स आर वेरी वेरी यूनिफॉर्म। इन May 2018 RTP they have again given a question on backward reconciliation of stock. In November 2018 RTP they have asked a question on
stock adjustment, which is again almost of the same category of the reconciliation. In May 2019 and November 2019, it's very surprising, institute have again given question only and only on the same concept, that is backward reconciliation. दोस्तों वैसे ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है और ये सारे एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया नहीं जा सकता। ऐसा कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पूरा चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिकंसिलिएशन, ऐसा कोई सिनोनिम आप नहीं कह सकते। लेकिन ये एनालिसिस करना जरूरी है, स्ट्रैटेजीज बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें इन स्ट्रैटेजीज से ही वहां एग्जाम में जाके लड़ने की ताकत मिलती है। इतनी सारी मेथड्स इवन दो इंस्टीट्यूट ने दी है दोस्तों, लेकिन ये सारी मेथड्स को छोड़ के सवाल आता है बार 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 एक ही कंसेप्ट पे, दैट इज बैकवर्ड रिकंसिलिएशन मेथड। ना ही लिफो, ना ही फीफो, ना ही एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ना ही स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ना ही वेटेड एवरेज मेथड, सब सवाल घूम फिर के एक ही पर्टिकुलर मेथड पे आ रहा है। तो अगेन जैसा मैं कह रहा हूं, कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर हमारे एग्जाम में भी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको कह रहा हूं बोनस मार्क्स है, बिल्कुल बोनस मार्क्स है। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या बैकवर्ड रिकंसिलिएशन मेथड डिफिकल्ट नहीं है, देखेंगे हम समझेंगे, बट ये एनालिसिस आपके साथ शेयर करना जरूरी था। ऑब्वियसली ये मेथड्स अंडरस्टैंड करने के बाद, आपको समझाने के बाद, जैसे कि मैं आपके साथ करता आ रहा हूं, मई 2019 के आरटीपी का क्वेश्चन और नवंबर 2019 के आरटीपी का क्वेश्चन हम यहां करने जाएंगे सॉल्व, करेक्ट। तो वापस आते हैं हम हमारे राइटिंग पैड में, और हमारे राइटिंग पैड में आके हम समझते हैं बाकी की मेथड्स, देखते हैं उन्हें ब्रीफली, और फिर हम आएंगे ये मेथड पे, करेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं पहले सेक्शन की, मतलब ये सारी मेथड्स की, कौन से मेथड्स की, ये मेथड्स की, तो ये सारे मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत अलग तरीके से, देखेंगे हम, समझेंगे हम कैसे करना है। वैल्यूएशन मेथड्स स्पेसिफिकली, ये सारी मेथड्स समझने से पहले हमें यहां पे समझना जरूरी है दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ वैल्यूएशन। There are two modes of valuation. Now what do you mean by mode of valuation? You will understand, just hold on for a minute. And those two modes of valuation are perpetual valuation and periodical valuation. Perpetual valuation means what? When valuation of inventory is done on continuous basis, and periodical valuation means what? When valuation of inventory is done as on a particular date. किसी एक दिन जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाए तो उसे कहते हैं पीरियोडिकल वैल्यूएशन। दोस्तों मतलब अगर आपको परपेचुअल वैल्यूएशन करना है, ऑन कंटिन्यूअस बेसिस करना है, तो स्टोर्स लेजर मेंटेन करना ही पड़ेगा। स्टोर्स लेजर इज अ मस्ट, यू हैव टू मेंटेन द स्टोर्स लेजर। लेकिन अगर आपको वैल्यूएशन किसी एक पर्टिकुलर दिन पे करना है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो स्टोर्स लेजर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे आप लोगों के लिए बनाया है एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हम देखेंगे और वो एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व भी करने वाला हूँ। ये सारे मेथड से छोटा एग्जाम्पल बनाया है दोस्तों, आप भी मेरे साथ लिखिएगा। पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था एपिसोड नंबर 1 में कि एक राइटिंग पैड आप जरूर बनाइए ये सब चीजों के लिए। सो देखते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैं कोई ग्रामर, कोई स्टोरी, कंपनी का नाम ABC XYZ कुछ नहीं लिख रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे मैं पिन पॉइंट सीधी सादी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। Following are purchases of a company during April 2019। ठीक है, तो हमें परचेजेस का डेटा दिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 और ये डेटा कहता है कि ऑन
1st April 2019 you have opening stock of 1000 यूनिट्स जिसकी रेट है 20 रुपीस। आपने इसी मंथ में परचेज किया है ऑन 10th April 2019 you have purchased 100 यूनिट्स। क्रिएट करके लाया हूं मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन स्पेशली एट ₹19 और आपने एक और परचेज किया है इस मंथ में ऑन 25th April 2019 so 300 यूनिट at the rate of ₹21। सो आपके पास है ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स का, आपने परचेज किए हैं 100 यूनिट्स 19 रुपीज से, डेट दिए 10th अप्रैल और 25th अप्रैल को आपने परचेज किए हैं 300 यूनिट्स 21 रुपीज से। एज ऑफ नाउ डेटा को समझना अच्छे से, आपको ये डेटा दिया है, आपसे एक सिंगल लाइन में कहा है ड्यूरिंग द मंथ the company sold 1200 units। That's all। आपको सिंपल डेटा दिया है कि करंट मंथ में कंपनी ने 1200 यूनिट सेल किए हैं। इसका मतलब है आपको यहां पे डेट वाइज सेल्स नहीं दिए हैं, डायरेक्टली वन सिंगल लाइन में दिया है, डेट वाइज सेल्स नहीं दिया है। ऐसा अगर डेटा दिया हो ना दोस्तों तो एक चीज समझ लेना कि इस डेटा के साथ परपेचुअल वैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परपेचुअल वैल्यूएशन करने के लिए हमें चाहिए होता है डेट वाइज परचेजेस एंड सेल्स। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में कंपल्सरीली कौन सा वैल्यूएशन होगा, पीरियोडिकल वैल्यूएशन ही होगा। तो हम यहां पे इस क्वेश्चन में देखते हैं पीरियोडिकल वैल्यूएशन, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी क्या है। हाउ डू यू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यू कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक, यू टेक ओपनिंग स्टॉक, यू ऐड क्वांटिटी परचेजेस माइनस क्वांटिटी सोल्ड। सो ओपनिंग स्टॉक है यहां पे 1000 प्लस क्वांटिटी परचेज, दो परचेजेस है 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 400 माइनस क्वांटिटी सोल्ड इज 1200। सो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 1400 माइनस 1200 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ये 200 यूनिट का आपको करना है वैल्यूएशन। सबसे पहले हम करते हैं वैल्यूएशन फीफो मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो स्टॉक सबसे पहले खरीदा था वो सबसे पहले बिकेगा, वो सबसे पहले सेल होगा। मतलब आपके पास स्टॉक में कौन से यूनिट्स बचेंगे जो आपने सबसे लेटेस्ट परचेज किए हैं। फीफो में स्टॉक में क्या बचता है? लेटेस्ट परचेजेस। तो आप देखिए कि सबसे लास्ट परचेज आपने कौन सा किया और कितने यूनिट्स किया। तो दोस्तों लास्ट परचेज हमने किया 25th अप्रैल को 300 यूनिट्स हमने खरीदे हैं। वो 300 में से ये 200 यूनिट्स हमारे पास यहां स्टॉक में है। मतलब ये 200 यूनिट्स का रेट कौन सा अप्लाई होगा जो हमने 25th अप्रैल को परचेज किया, दैट इज एट द रेट ऑफ ₹21। मतलब इस स्टॉक का वैल्यूएशन कितना होगा? दैट विल बी ₹4200। करेक्ट? periodical valuation under FIFO method. Now let us see periodical valuation under LIFO method. LIFO method में क्या होता है? जो लेटेस्ट परचेजेस है वो बेच देते हैं। मतलब हमारे पास स्टॉक में क्या होता है? earliest purchases, those goods which are purchased earlier are in your stock. So यहाँ पे closing stock की quantity change नहीं होगी, change होगा सिर्फ rate. So earliest stock मतलब हमारे पास है दोस्तों opening stock, और opening stock का rate है 20 rupees, तो यहाँ apply होगा 20 rupees. So 200 into 20 rupees, that comes to ₹4000. Correct? FIFO method and LIFO method. अब हम यहां पे बात करते हैं सिंपल एवरेज मेथड की। हाउ डू यू डू वैल्यूएशन अंडर सिंपल एवरेज मेथड? 200 यूनिट्स इनटू यू टेक एन एवरेज रेट। आप यहां देखोगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मिला के 3 अलग अलग रेट्स का स्टॉक है। 20 रुपीज का है, 19 रुपीज का है और 21 रुपीज का है। तो हमने इन तीनों का लेते हैं एवरेज। 20 प्लस 19 plus 21, that becomes 60 divided by n, that is 3. 60 divided by 3 becomes 20 rupees. So 200
इनटू एवरेज रेट यहां पे क्या आ रहा है दोस्तों 20 रुपीज, सो आपका स्टॉक का वैल्यूएशन होगा रुपीज 4000। और फोर्थ जो मेथड है दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। अंडर वेटेड एवरेज मेथड वी हैव टू डू वैल्यूएशन ऑफ 200 यूनिट्स इनटू weighted average rate. Now how are we going to calculate this weighted average rate? Understand properly and carefully. Weighted average rate is equal to आपके पास कितनी क्वांटिटीज थी और उसका क्या रेट था। सबसे पहले 1000 यूनिट्स थे ओपनिंग स्टॉक में आपके पास जिसका रेट था 20 रुपीज। तो क्वांटिटी इंटू रेट, वैल्यू आती है न्यूमरेटर में, ओके, और सिर्फ क्वांटिटी को हम लेंगे डिनोमिनेटर में। 1000 यूनिट्स को मैं लेता हूं डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट परचेजेस क्या है 100 यूनिट्स एट 19 रुपीज, सो 100 इंटू 19, 100 फिर से क्वांटिटी में लेता हूं डिनोमिनेटर में, और उसके बाद मैंने परचेज किया 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 21, और 300 की मैं क्वांटिटी लेता हूं डिनोमिनेटर में। सो दोस्तों न्यूमरेटर मुझे यहां पे लेना है, तो ये आता है 20,000, दिस इज 1900 प्लस दिस इज 300 इंटू 21 6300 होल डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी इज 1400, करेक्ट। सो दिस विल गिव अस द वेटेड एवरेज रेट 20,000 प्लस 1900 प्लस, आई होप आप भी मेरे साथ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, दैट कम्स टू 28,200 डिवाइडेड बाय 1400, that gives you weighted average rate, will round off up to 2 decimals, that becomes 20.14 rupees, correct। 20.14 is the rounded off weighted average rate, जिसको मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 20.14 से, तो 200 into 20.14, the वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 4028। सो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम चाह के भी परपेचुअल वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेट वाइज परचेजेस और सेल्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में हमारे पास डेट वाइज परचेजेस और सेल्स का डेटा होता था, तो क्या हम इसको परपेचुअली वैल्यू कर सकते थे? एंड द आंसर इज यस। कैसे कर सकते थे? एक एग्जाम्पल मैं आपको उसका भी यहां पे इसी के नीचे देता हूं। सो लेट अस सी। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी मेड सेल्स एज अंडर। डेटा वही है, परचेजेस का डेटा चेंज नहीं हो रहा है, सेल्स का डेटा मैंने थोड़ा कर दिया एक्सपांड। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि टोटल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ इज 1200 यूनिट्स, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। अब मैंने आपसे कहा द सेल्स आर एज अंडर, और मैं अब आपको डेट वाइज सेल्स दे रहा हूं कि 20 अप्रैल 2019 को हमने कुछ यूनिट्स बेचे हैं, 200 यूनिट्स बेचे हैं, जिसकी रेट दी नहीं है, क्योंकि रेट तो हमें डिसाइड करना है ना कि कौन सा मेथड है। और उसके बाद में 30 अप्रैल 2019 को हमने दोबारा 1000 यूनिट्स बेचे हैं, करेक्ट। तो पहले वाले एग्जाम्पल में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दोस्तों कि यहां पे आपको डेट वाइज सेल्स दिया है, तो आप यहां पे परपेचुअल वैल्यूएशन भी जरूर कर सकते हैं। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में डेटा किस टाइप का दिया है। वेल, ये सारी चीजों को समझने की जरूरत तब होती है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है। अगर क्वेश्चन में आपसे क्लियरली कहा है कि डू द पीरियोडिकल वैल्यूएशन, तो आपको ये सब समझने की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर या प्रिपेयर द डू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ऑन परपेचुअल बेसिस, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू डोंट हैव अ चॉइस। द प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन यू आर नॉट गिवन एनीथिंग। तो आपको उस समय डेटा को एनालाइज करना है, देखना है, समझना है कि किस तरीके से डेटा दिया है, और फिर उस हिसाब से ये प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। सो दोस्तों यहां पे अगर अब मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि समय हमारे पास है कम, मैं यहां पे करता हूं सॉल्व। आई डू परपेचुअल वैल्यूएशन, मैं एक मेथड से यहां से करता हूं सॉल्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सो परपेचुअल वैल्यूएशन के अंदर हम यहां पे करते क्या है दोस्तों, यहां पे हम बनाते हैं स्टोर्स लेजर।
यस माय डियर फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम बनाते हैं यहाँ स्टोर्स लेजर, और वो स्टोर्स लेजर के होते हैं बहुत सारे कॉलम्स। लेट मी क्विकली रूल इट आउट फॉर यू। सो ये इस तरीके से ब्रॉडली बन गया फॉर्मेट हमारा, जहां पे सबसे पहला जो कॉलम है दैट इज माय डेट कॉलम, ये जो 3 कॉमन कॉलम है दैट इज माय परचेजेस, these 3 columns are my sales and these 3 columns are my balance, that is my stock। हर कॉलम में है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, amount, and quantity, rate and amount। Now one thing you need to understand that this stores ledger is prepared chronologically मतलब date wise, और date wise अगर हम ये transactions को post करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को दिया ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स का। सो 2019 1 अप्रैल, सो 1/4/2019 dash 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 1000 units at the rate of 20 rupees, so value will be 20,000, करेक्ट। अब क्रोनोलॉजिकली आप देखो 10 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपने परचेज किया है 1000 यूनिट्स 19 रुपीज से। सो 10 अप्रैल 2019 100 यूनिट्स परचेज किया आपने 19 रुपीज से। अब मेरे पास 2 अलग अलग रेट का स्टॉक है जिसको मुझे मिक्स नहीं करना है, क्योंकि मैं यहां पे फीफो मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, करेक्ट। लीफो और फीफो मेथड में आप ये दोनों स्टॉक को मिक्स नहीं कर सकते हो। तो जो पुराना वाला स्टॉक है 1000 यूनिट्स 20 रुपीज वाला, जिसका वैल्यूएशन था 20,000, उसको मुझे ऊपर ही रखना है। और ये जो नया स्टॉक खरीदा है 100 यूनिट्स 19 रुपीज से, जिसका वैल्यूएशन है 1900, इसको मुझे नीचे रखना है। 10 अप्रैल को ये खरीदने के बाद मैंने अगला परचेस किया है 25 को, लेकिन उससे पहले 20 अप्रैल को मैंने 200 यूनिट सेल किए हैं। अब दोस्तों यहां पे मेथड आती है पिक्चर में। 20 अप्रैल 2019 को जो मुझे 200 यूनिट्स ये सेल करना है, ये मैं कौन से स्टॉक से करूंगा? मैं हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, अर्लीस्ट परचेज पहले सेल किया जाता है। तो अर्लीस्ट परचेज देखो, ये इन्वेंट्री में बैलेंस कॉलम में देखिए सबसे ऊपर क्या है 20 रुपीज वाला, तो मैं ये 200 यूनिट्स दूंगा 20 रुपीज वाले स्टॉक से, मतलब 4000 रुपीज का स्टॉक हो जाएगा माइनस। मतलब ये जो 1000 यूनिट्स था, अब ये बचेगा 800 यूनिट्स वैल्यूड एट 20 रुपीज, दैट इज 16,000। और 100 यूनिट्स जो हमने 19 रुपीज से परचेज किए थे वो इंटैक्ट रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। ये होने के बाद 25 अप्रैल को मैं फिर से 300 यूनिट्स परचेज कर रहा हूं दोस्तों। सो 25 अप्रैल 2019 मैं 300 यूनिट्स परचेज कर रहा हूं, जिसका रेट है 21 रुपीज। सो दैट बिकम 6300। अब मेरे पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 रेट का स्टॉक है दोस्तों। यस, चेक कीजिए, सबसे ऊपर है 800 यूनिट्स 20 रुपीज वाला, 19 रुपीज वाले 100 यूनिट्स, और अब जो मैंने परचेस किया है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹21, जिनकी है सबकी टोटल अलग अलग वैल्यूज, करेक्ट। तो मेरे पास अब टोटल स्टॉक है 3 अलग अलग रेट का। अब मुझे वापस इशू करना है 1000 यूनिट्स 30 अप्रैल को, ओके। नाउ ऑन 30 अप्रैल मुझे जो 1000 यूनिट्स इशू करना है, ये 1000 यूनिट्स मैं कौन से स्टॉक से दूंगा? आई एम गोइंग टू इशू इट आउट ऑफ माय अर्लीस्ट परचेजेस। लेकिन अर्लीस्ट परचेज मतलब 20 रुपीज वाला तो मेरे पास 800 ही है, और मुझे तो टोटल 1000 देना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो 20 वाला मैं पहले पूरा एग्जॉस्ट कर दूंगा 800 यूनिट्स, करेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, 19 रुपीज वाला, लेकिन वो भी सिर्फ 100 है। कोई बात नहीं, ये भी पूरा 100 मैं इशू कर देता हूं 1900 में, और बैलेंसिंग फिगर जो है 100 यूनिट्स, ये मैं देता हूं 21 वाले में से, मतलब 2100 के स्टॉक में से। तो दोस्तों अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा सिर्फ 200 यूनिट्स का, और उसका रेट होगा 21 रुपीज, और उसकी वैल्यू होगी 4200 रुपीज। तो यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या हो रहा है, जो भी स्टॉक आप पहले खरीद रहे हो उसे आप पहले बेच रहे हो, ताकि आपके पास स्टॉक में बचता है लेटेस्ट परचेजेस, करेक्ट। सो गाइस, इसी तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया नहीं है। तो यहां पे हमारा ये जो चार्ट है, इसमें हम ये पहली
5 कन्वेंशनल मेथड्स करते हैं खत्म। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है, यहां पे आपको हर एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री की अलग कॉस्ट दी हुई होती है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज अ मेथड which is meant for those inventory items which are not interchangeable। interchangeable मतलब जो आपस में बदले नहीं जा सकते, एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। हर एक आइटम की एक अलग पहचान होती है। जैसे अगर मैं मोबाइल फोन की बात करता हूं तो मोबाइल फोन एक ऐसा आइटम है जिसकी एक अलग पहचान होती है, IMEI नंबर होता है। अगर मैं बात करता हूं ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो हर एक कार की, हर एक टू व्हीलर की, बाइक की अपनी पहचान होती है, उसका चैसी नंबर होता है, उसका इंजन नंबर होता है। तो ये उसकी पहचान ऐसी है कि इवन दो बाइक सेम मॉडल की हो, सेम कलर की हो, बट वो इंटरचेंज नहीं हो सकती है। आपको पता है कि जो भी बाइक आपके पास स्टॉक में है उसकी कॉस्ट क्या है। सो दैट मेथड इज नोन एज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दोस्तों, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और रिटेल प्राइस मेथड, इट इज अ मेथड विच इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन 2 फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूलाज मैं आपको यहां पे अभी समझाने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको समझना है कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल प्राइस मेथड, इसमें होता क्या है। अंडर दिस मेथड, ये मेथड वो इन्वेंट्री आइटम्स के लिए होती है विच आर इंटरचेंजेबल, मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। सो आप जाते हैं किसी मॉल में, बिग बाजार में जाते हैं आप, और वहां पे किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते हैं, से फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट डिपार्टमेंट में, तो वहां पे आपको एक ही ब्रांड के, एक ही फ्लेवर के, एक ही पर्टिकुलर वेट के बहुत सारे टूथपेस्ट दिख रहे होंगे। बट जरूरी नहीं है कि बिग बाजार ने वो सारे टूथपेस्ट एक ही साथ परचेज किए या एक ही लॉट में परचेज किए, वो अलग अलग लॉट में परचेज किए हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतना छोटा प्रोडक्ट है कि उसकी अलग से कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे इन्वेंट्री आइटम्स के लिए यूज किया जाता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। बेसिकली दोस्तों, ये मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से समझना जरूरी है, और प्राइमरीली 2 फॉर्मूलाज अच्छे से समझना जरूरी है। पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और COGS। हां दोस्तों, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है वो गुड्स जो मेरे पास नहीं है, जो मैंने बेच दिए हैं, मैं बेच चुका हूं, उन गुड्स की मुझे निकालना है कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के होते हैं 2 फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अल्टरनेटिवली इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। ये भी आपको दे सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा फॉर्मूला जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को डिफाइन करता है, दैट इज COGAFS, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर आप ये दोनों फॉर्मूला देखोगे, दोनों में COG कॉमन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक में हम वो गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं जो हम बेच चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरे में हम वो गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं जो हम बेचे नहीं है, जो अभी भी हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ जरा गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कौन से गुड्स है जो अभी तक आपने बेचे नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका ओपनिंग स्टॉक, और जो गुड्स आपने अभी इस पीरियड में परचेज किए हैं, और आपको उसकी चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट मतलब लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट मतलब वो गुड्स को आपके यहां तक लाने की कॉस्ट। तो इसीलिए दोस्तों हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर होते हैं तो ऐड करते हैं, नहीं होते हैं तो हम उसे जीरो कंसिडर करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये 2 फॉर्मूलाज पे बेस्ड होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। वेल रियली स्पीकिंग, इस पे आरटीपी में कोई क्वेश्चन नहीं है। मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम जावरेज एकेडमी, आपके बुक में आपने अगर देखा होगा तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे दिए हैं। आप वो क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। जैसे कि हमने स्टडी प्लानिंग बनाया एपिसोड नंबर 1 में, भूलना मत कि ये वीडियो होने के बाद आपको बैठना है
और आपको आज ही इस टॉपिक को करना है खत्म। तो यहां से आपको एक एक्शन प्लान लेके जाना है कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के कुछ क्वेश्चंस आपको यहां सॉल्व करना ही करना है। करेक्ट। मैं फिर से आता हूं मेरे टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट में वैल्यूएशन मेथड्स देखने के बाद अब मैं आता हूं फिजिकल स्टॉक टेकिंग एंड इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन में, जो कि इस पूरे टॉपिक का ब्रह्मास्त्र है, जो कि इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट। सो वो पार्ट हम देखने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्टॉक टेकिंग? हमने देखा है कि स्टोर कीपर हमारा स्टोर मेंटेन करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, तो वो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। बट इन्वेंट्री एक ऐसी चीज होती है, अगर उसमें कोई भी लॉस होता है तो वो कंपनी के लिए बहुत सीवियर हो सकता है। सो इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। लॉस कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज ऑल्सो, ऑन अकाउंट ऑफ पेरिशेबिलिटी ऑल्सो, ऑन अकाउंट ऑफ theft also, on account of fire, flood, earthquake also. So my dear friends, होता ये है कि on the year ending date, that is 31st March, मैनेजमेंट चाहता है कि एक बार कोई एक्सटर्नल पर्सन आके उसके यहां उसकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करे। वैल्यूएशन मतलब उसकी इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करे, ताकि वो जानना चाहता है मैनेजमेंट कि क्या फिजिकल इन्वेंट्री स्टोर्स लेजर की काउंटिंग के हिसाब से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये मैच हो रही है तो मैनेजमेंट सबसे खुश है कि चलो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होता है दोस्तों जब ये दोनों इन्वेंट्रीज मैच नहीं होती है। करेक्ट। तो यहां पे हमें करना है क्या, इस इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट। अब प्रैक्टिकली होता यह है कि हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि ये फिजिकल स्टॉक टेकिंग एग्जैक्टली 31 मार्च को ही कंडक्ट किया जाए। तो मैनेजमेंट जो ये स्टॉक ऑडिटर्स होते हैं, ये स्टॉक ऑडिटर्स कौन होते हैं? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं? नहीं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों। तो आप लोग फाउंडेशन पास होने के बाद, इंटर पास होने के बाद जब आर्टिकलशिप करेंगे तो आप वो लोग हैं जो बन के जाएंगे स्टॉक ऑडिटर इन कंपनीज में, और वहां पे जाके इन कंपनीज का स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, आइदर इट कैन बी डन few days before 31st March or few days after 31st March. So let's take an example. ये स्टॉक वेरिफिकेशन होता है 23rd मार्च को। तो आपके पास फिजिकल स्टॉक किस दिन का है? 23rd मार्च का। लेकिन आपको चाहिए कब का? क्योंकि बैलेंस शीट में वैल्यू कब की दिखानी है? 31st मार्च की। सो आप क्या करते हैं, 23rd मार्च से लेके 31st मार्च तक ये 8 डेज में जो भी ट्रांजैक्शंस में इन्वेंट्री का मूवमेंट हुआ होगा उसको ऐड या लेस करके 23rd मार्च से 31st मार्च का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। आप 23rd मार्च से आगे जाते हैं 31st मार्च पे, उससे कहते हैं फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Alternatively, you can get the stock taking done on maybe 10th April, maybe means 10 days after your year ending date. That's absolutely possible. But you need value of stock as on what date? 31st March. So आपको क्या करना होगा? 10th April से पीछे जाना होगा 31st मार्च पे। उस केस में हम बनाते हैं कौन सा स्टेटमेंट? बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो दोस्तों यहां पे ये जो एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमने एनालिसिस किया है। इस सेगमेंट पे आपने देखा है कि इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। ज्यादातर, वैसे तो अभी तक एग्जाम में एक ही बार क्वेश्चन आया है मई 2019 में, वो भी आया बैकवर्ड रिकंसिलिएशन पे, लेकिन आरटीपी में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सब इसी सेगमेंट पे दिए हैं। तो आपको ये करना है बहुत प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको पूरा प्लान दिया है। अभी मैं आपके साथ मई 19 और नवंबर 19 का आरटीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन ये लेक्चर होने के बाद आपको आइडल नहीं बैठना है। ये लेक्चर होने के बाद आपको मई 18, नवंबर 18 का क्वेश्चन सॉल्व करना है आरटीपी का। अगर पॉसिबल हो, समय निकाल सको, मैं कह रहा हूं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, तो मई 2019 का सजेस्टेड आंसर अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भूलना मत। डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक शेयर की है, जिस पे आप क्लिक करके ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द सजेस्टेड आंसर्स, यू कैन डाउनलोड द आरटीपीस, ऑल क्रेडिट गोज टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, और आपने अपने क्लास नोट से जो भी
मटेरियल सोच के रखा है, जो भी क्वेश्चन सोच के रखे हैं जो आपको रिवाइज करना है, वो क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना है। अगेन एपिसोड 1 याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, मैंने क्या कहा, अकाउंटेंसी इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप टिक मार्क करके पढ़ सकते हो, ओरली नहीं पढ़ सकते, उसे आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना होगा। सो दोस्तों देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहां पे क्वेश्चन ऑफ May 2019 examination, correct? Let us start, let us see. May 2019 में यहां पे हमें दिया गया आरटीपी में क्वेश्चन, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st March every year. Very good. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April 2018. Very sad. On which date the total cost of goods in his godown came to rupees 50,000. मतलब स्टॉक टेकिंग कब हुआ है दोस्तों? 15 दिनों बाद, 15 अप्रैल को, ओके। और 15 अप्रैल का स्टॉक आपको मिला है 50,000 रुपीज। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15 अप्रैल 2018। और ये सारे डेज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आपको यहां दिए 1 2 3 4 5। सीधी लास्ट लाइन पढ़ता हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2018। सो हमें बेस लेना है 15 अप्रैल 2018 का स्टॉक जो कि है 50,000। 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट्स हमें करना है, 5 एडजस्टमेंट्स, और हमें पीछे जाना है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट बनाना है? बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के निकालना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2018। करेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 50,000 हमें स्टॉक दिया है, मैं यहां पे कुछ ज्यादा लिख नहीं रहा हूं पर यहीं पे कैलकुलेशंस कर रहा हूं, करेक्ट? बट एग्जाम में प्रेजेंट करना होता है आपको। 50,000 रुपीस का हमें दिया गया है स्टॉक। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है इस पीरियड में, मतलब ये 15 दिनों में सेल हुआ है 41,000 का, इंक्लूडिंग कैश सेल 10,000। एक्चुअली ये जो पार्ट आपको दिया ना, मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट बहुत चालाक है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है दोस्तों, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इंस्टीट्यूट है यार, थोड़ा स्मार्ट तो काम करेगा। टोटल सेल्स देखो 41,000 का हुआ है। अब सेल्स का मतलब क्या है? ये वो यूनिट्स है जो आज 15 अप्रैल को मेरे पास नहीं है, पर ये 31 मार्च को मेरे पास थे। समझ में आ रहा है? ये शायद मैंने 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को बेच दिया, इसलिए आज 15 अप्रैल को मेरे पास नहीं है। तो मुझे क्या करना है? आज से पीछे जाना है, तो मुझे इसको करना होगा ऐड। लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली है कि हम कभी भी जब गुड्स बेचते हैं तो हम हमेशा किस प्राइस पे बेचते हैं? सेलिंग प्राइस पे। और इन्वेंट्री के लिए मुझे निकालनी होती है कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 41,000 रुपीज है ना, इसमें से मुझे माइनस करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे देखिए आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 41,000 माइनस 20%। चेक कीजिए दोस्तों कितना आ रहा है, 41,000 माइनस 20%। चलो अच्छा, यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट है, पहले उसको इफेक्ट करते हैं, नहीं तो अलग से इफेक्ट करना पड़ता था। सेल्स रिटर्न है 1,000 का, पहले हम नेट सेल निकालते हैं। 41,000 माइनस 1,000 माइनस 20%, इन शॉर्ट 40,000 minus 20%. So your cost of goods sold COGS comes to 32,000. यह हमें करना है ऐड, क्योंकि ये स्टॉक हमारे पास आज नहीं है पर 31 मार्च को हमारे पास था, तो हम उसे ऐड करते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया। परचेजेस आर 5034। अगेन कंफ्यूज करने के लिए कहा इंक्लूडिंग कैश परचेज। तो क्या करूं मैं? परचेज मतलब क्या? ये गुड्स मैंने 31 मार्च के बाद खरीदे, मतलब वो उस दिन तो मेरे पास नहीं थे, आज मेरे पास हैं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? लेस करना पड़ेगा 5034। करेक्ट? आप देख रहे हो 5 में से 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल इजी है, चौथा भी इजी है, 5वां भी इजी है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 10,000 वर सेंट ऑन रिटर्न सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस टू अ कस्टमर। इस चैप्टर पे एक अलग एपिसोड आने वाला है, अभी बता रहा हूं, तो वेट एंड वॉच। आपने 10,000 के गुड्स कस्टमर को भेजा ऑन अप्रूवल बेसिस और उसका अप्रूवल पीरियड था 4 वीक्स, 1 महीना। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। मतलब वो गुड्स गए और वो गुड्स आए, उसका इफेक्ट नील हो गया। कितने?
40% गुड, तो 10,000 में से 40% मतलब 4,000 के गुड्स गए और वापस आ गए, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। अप्रूविंग द रेस्ट, इसका मतलब क्या है? 60% गुड्स कस्टमर ने रख लिए दोस्तों। 60% गुड्स जो कस्टमर ने रखा है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 6,000। मुझे उसमें से वापस जीपी माइनस करना होगा 20%, तो जाके मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आएगा 4,800। कुछ नहीं है, नॉर्मल सेल का ट्रांजैक्शन है। 4,800 यहां पे ऐड होगा, जैसे पहले हमने सेल्स को ऐड किया था ठीक उसी तरह यहां पे इसको ऐड करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 कंसाइनमेंट पे बेस्ड है, ध्यान देना, हमने देखा है कंसाइनमेंट टॉपिक पे एपिसोड हो चुका है, एपिसोड नंबर 3। अ ट्रेडर आल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। मतलब हम कौन है? कंसाइनी। ध्यान रखना, कंसाइनमेंट में कंसाइनी इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, ही इज जस्ट द पोजेसर। 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। सो 80,000 में से 20% बेच दिया। 80,000 का 20% 1,600 हमने बेच दिया है, ठीक है, 8,000 का। एंड अनदर 50% इन अप्रैल। दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी अबाउ सेल्स। ये सेल्स ऊपर के सेल्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो एक्चुअली इंक्लूड करने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात, ये स्टॉक आज ऑडिटर गिन के गया होगा, 15 अप्रैल को ये स्टॉक में आया है, पर ये स्टॉक तो मेरा है ही नहीं, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो स्टॉक बचा कितने का? 8,000 का था दोस्तों, 20% बेच दिया और 50% वापस बेच दिया है, मतलब कहना इसे 30% स्टॉक में है। तो 8,000 का 30% मतलब 2,400, ये वो स्टॉक है जो मेरा नहीं है, मेरे पास है पर आई एम नॉट दी ओनर। तो मैं अगर ओनर नहीं हूं तो मुझे इसको स्टॉक में से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि जब स्टॉक ऑडिटर आया होगा उसको कंसाइनमेंट का भी स्टॉक मिला होगा, उसको थोड़ी पता कि कंसाइनमेंट का स्टॉक है, उसने 50,000 में उसको इंक्लूड कर लिया, तो मुझे उसको यहां पे लेस करना होगा। तो आप देख रहे हैं 32,000, 4,800, 5034 एंड 22,400, ये सारे एडजस्टमेंट्स हम करते हैं और निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो वो आता है 79,366। So this is the value at which the stock will appear in your books of account, 79,366। नवंबर 2019 का आरटीपी का क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। स्टॉक टेकिंग ऑफ XYZ स्टोर फॉर द ईयर 31 मार्च 2009 was completed on 10th अप्रैल। ईयर एंडिंग कब हो रहा है दोस्तों? 31 मार्च 2019 को। और स्टॉक टेकिंग कब हो रहा है? 10th April 2019 को। The valuation of which showed a stock figure of 167,500 as at cost as on the completion date। 10 अप्रैल को जिस दिन स्टॉक टेकिंग हुआ उस दिन का वैल्यू आपको दिया है 1,67,500। हमें फिर से 10 अप्रैल से पीछे जाना है 31 मार्च पर, बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 मार्च एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर ₹6,875। बट ये जो 6,875 है दोस्तों, ये कौन सी प्राइस पे होगा? सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। हाँ, स्मार्ट काम किया है। 33 फिगर दिया है सेल का और प्रॉफिट मार्जिन दिया है कॉस्ट प्राइस का। कोई बात नहीं, कंसाइनमेंट में हमने देखा है, क्या देखा है? 33.33% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। 33.33% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों 6,875 का जो सेल्स है उसमें से हमें सिंपली 25% करना है माइनस। दूसरा, बैकवर्ड रिकंसिलिएशन के केस में ये जो सेल्स है, ये सेल्स को हमें लेस करना होता है, तो हम लेस कितना करेंगे? टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 6,875 माइनस 25%, दैट कम्स टू 5,156।
we will subtract 5156. Purchases for the year included in the stock amounted to 9000 at cost less 10% trade discount. 31 मार्च के बाद मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, वो उस दिन स्टॉक में नहीं थे तो हम उसे ऐड करेंगे, लेकिन ये जो स्टॉक खरीदा है 9000 इज द ग्रॉस प्राइस और उस पे मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, मतलब 8100 मुझे यहां पे ऐड बैक करना, 8100 मुझे लेस करना पड़ेगा, ये स्टॉक उस दिन मेरे पास नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ द मार्कअप ऑफ 300 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। इसका मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय दिस टर्म मार्कअप प्राइस? मार्कअप प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एक ऐसी प्राइस जिसमें प्रॉफिट ऐड किया हो। सो 300 रुपीज के सेल्स रिटर्न हुआ। आप समझना, सेल्स रिटर्न कब हुआ है? 31 मार्च के बाद, मतलब ये गुड्स 31 मार्च को तो मेरे पास नहीं थे, आज है 31 मार्च को नहीं थे, तो मुझे लेस करना होगा, लेकिन लेस क्या करना होगा? 300 माइनस जीपी रेशियो 25%. सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 300 माइनस 25%, दैट कम्स टू 225. हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स costing 1125, costing which should have been taken at 525 to ensure डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर. एक कस्टमर वो गुड्स लेने में तैयार है, पर कितने में? 525 में. मतलब हमें उसकी वैल्यू कम करनी होगी. कितनी कम करनी होगी? 1125 माइनस 525, 600 से उसकी वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 600 से कम हो जाएगी. ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 1550 वर रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर. मतलब कुछ गुड्स हम खरीद रहे थे और वो हमें कस्टमर को बेचना था. बहुत बारिश हो रही थी इसलिए हमें ही वो गुड्स लेट मिले और हमें कस्टमर को जिस डेट पे देना था हमने वो कस्टमर को उस डेट पे वो गुड्स हम नहीं दे पाए. उसके वजह से कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. कस्टमर ने वो डिलीवरी लेने से मना कर दिया और आज वो गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू बची है 1250. मतलब कहना है इसे 300 रुपीज का लॉस हुआ है. 1550 के गुड्स थे कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1250, तो 300 रुपीज से उसकी वैल्यूएशन कम हुई है. तो मुझे यहाँ पे 300 रुपीज को दोस्तों लेस करना होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स. आई थिंक सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं. कम ऑन, लेट्स टेक ऑन कैलकुलेटर. 1,67,500 प्लस 5156 माइनस 8,100 minus 225 minus 600 and minus 300, that comes to 1,63,431. So this is the value of closing stock to be included in your balance sheet on asset side. Correct? ये वो स्टॉक है जिसका सही वैल्यूएशन हुआ है, जो आज की डेट में आपके पास है, आपका खुद का स्टॉक है. तो दोस्तों आप यहां देख रहे हो कि नवंबर 2019 और मई 2019 दोनों ही आरटीपीज में स्टॉक एडजस्टमेंट और स्टॉक रिकंसिलेशन इस पार्ट पे क्वेश्चन दिया था. तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस पार्ट की. लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये सारे मेथड्स इजी है. अगर मैं एज अ होल इस टॉपिक की बात करता हूं तो दो ऐसे सेगमेंट्स है दोस्तों जिस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. पहला सेगमेंट है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और दूसरा सेगमेंट है स्टॉक रिकंसिलेशन. हम पिछले टॉपिक से जो बास्केट आगे लेके आए थे उसमें अभी तक हम ऐड कर चुके हैं 30 मार्क. माय इंस्टिंक्ट एंड माय परसेप्शन सेज दैट आपकी इस एग्जाम में, नवंबर 2019 एग्जाम में, यू कैन एक्सपेक्ट अ मिनिमम 5 मार्क टू 10 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. मैंने पेपर सेट नहीं किया है बट मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं दोस्तों, और मेरे इंस्टिंक्ट ऐसे क्यों कहते हैं, सीरीज देखिए आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ा समय बिताइए, यू विल अंडरस्टैंड मी इन अ बेटर मैनर. सो माय इंस्टिंक्ट सेज दैट मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स कैन बी एडेड to your basket after doing this particular topic. So 30 marks जो हम बास्केट में लेके चले थे दोस्तों, आज आप मान के चलिए मिनिमम, मैं मिनिमम भी लेता हूं तो 5 मार्क्स हमने इस बास्केट में आज ऐड किए. तो हमारे पास ये बास्केट जो है इसमें है आज
35 मार्क्स। हम हमारे सब्जेक्ट वाइज पासिंग से सिर्फ 5 मार्क दूर है दोस्तों। आप देख रहे हो सिर्फ 5 ही एपिसोड्स में हम 35 मार्क गेन कर चुके हैं यहाँ पे। आई स्ट्रांगली बिलीव ये वेब सीरीज का आपको पूरा फायदा हो रहा होगा दोस्तों। अगर ये वेब सीरीज का आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है, इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट even a 0.01% to your overall preparation, I'll be very happy to hear from you, to get the message from you either as a YouTube comment or on my email ID which is given at the end of the video, or the WhatsApp number of my office which is also given at the end of the video. प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वेब सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं आगे के वीडियोस में कुछ चेंजेस कर सकता हूं, कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड नंबर 5 खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं हासिल होता है। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।